हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ पॉइंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। आप, मुझे लगता है आपको भी अच्छे लगे होंगे। जब मुझे अच्छे लगे हैं तो आपको भी अच्छे लगे होंगे। और ये ना इस किताब के हैं, ये जो दिख रही है ना ये किताब, द पाथ टू विक्ट्री, ये उसी में से लिया गया है। पेज नंबर है इसका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पेज नंबर 43। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए 43 से 45 तक में, कुछ मैंने पॉइंट्स चुने हैं जो विलियम शेक्सपियर की एज से संबंधित है, और वो आप लोगों को उसका मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है कैसे है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलो जब भाई स्टार्ट करते। पहले आप लोगों को ये देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2025 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज ऑफ शेक्सपियर। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। होता पता क्या है कि हिस्ट्री जो है जब लोग पढ़ते हैं ना तो उनको ना सिर पैर तो समझ में आता नहीं, लेकिन वो बेचारे रट लेते हैं। तो ये रटने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को इसमें, और ये देखो ये वाले बैच के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। पायनियर प्रैक्टिस बैच। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स बताती हूँ। सिंपल मैथमेटिक्स इस बैच का ये है, देखो भाई, ये जो बैच है ना पायनियर वाला, जो ये पायनियर वाला बैच है, इसमें कुछ हमारे भोले भंडारी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्या इसमें 6 ही या 7 ही टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले ये जो पायनियर टेस्ट है, आप ये मान के चलो कि इसमें 59 टेस्ट हो चुके हैं। 59 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि उनके, और उसमें से 52 टेस्ट पेपर जो है वो आपके घर पर हार्ड कॉपी में आएंगे। हार्ड कॉपी का मतलब होता है बुक फॉर्म में आएंगे। ठीक है, हाँ अभी रुक जाओ, एक एक करके बात बता रही हूं। दूसरी बात, ये तो हुई बात ये। उसके बाद जो ये नए चल रहे हैं, ठीक है, नए चले हैं अभी 1 से लेकर 7 तक हो गए हैं, उनकी पीडीएफ डलती है, क्योंकि मैं बनाती हूँ ना, बनाती हूँ मैं ये पेपर। तो ये अभी 7 तक बन चुके हैं, 8वां बनाना, कल से 8वां शुरू होगा। 8th वाला टेस्ट पेपर 8th ही शुरू होगा ना, हाँ 8th शुरू होगा। तो 8 अब मैंने बनाए हैं, उसके 75 क्वेश्चन मैंने बना लिए, अभी आगे के और बनाऊंगी। अभी लिखती भी हूँ मैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। तो अब आप ये सोचो कि जो ये 59 टेस्ट पेपर है, अब 59 का ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि 59 में, चलो ऑन एन एवरेज मैं आपको बोलती हूँ कि लगभग 100 मान लो। ठीक है, तो 100 इंटू 59 कितने हो गए? 5900 हो गए। चलो उसे थोड़ा बहुत कम कर लो, नो आप कर लो, चलो 300-400 कम कर लो भाई, मॉक टेस्ट में 50 ही हैं, 50-60 हैं। तो आप मान लो कि भाई चलो इसमें जो है, अगर हम ऑन, क्योंकि कुछ में जो है ना 200 भी हैं, ठीक है, कुछ में 125, कई सालों में 125 भी है, तो लगभग इतने मान लो। चलो कम से कम 5500 तो हैं। ये तो मैं वैसे बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा ही होंगे। अब 5500 क्वेश्चंस मान लो कि ना तेरी ना मेरी, 5500 क्वेश्चंस तो हो गए। अब आपको पता है एक चीज़ मैं बताऊँ, ये 5500 क्वेश्चंस जो है ना, ये केवल क्वेश्चंस नहीं है, ये खजाना है। क्यों? आप ये मानो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जो मेरे बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के चारों एक्सप्लेनेशन को अगर समझाना है तो चारों के चारों एक्सप्लेनेशन समझा, चारों के चारों ऑप्शन समझाती हूँ। अगर कोई सिनोनिम आ रहा है तो चारों आंसर, जो चारों ऑप्शन है ना, चारों का मीनिंग बताऊंगी। तो आप ये सोचो कि एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और वो 3 क्वेश्चन, अगर किसी ने इस बैच को खरीद किया लिया और इस बैच के एक एक क्वेश्चन को ढंग से कर लिया। अब एक और बात बताती हूँ, एक और बात ध्यान से सुनना। कई लोगों को ये लगता है कि ये इसमें हमें जब हार्ड कॉपी आएगी तो उसमें आंसर्स लिखे हुए मिलेंगे। भैया ये जो ना 1599 का और 1899 का, इसमें ना वीडियोस पड़े हुए हैं। वो वीडियोस है एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के आंसर तो आपको 300-400 रुपए के प्रैक्टिस सेट पे भी मिल जाते हैं। कई बार एक्सप्लेनेशन दी भी होती है, कई बार नहीं भी दी होती है, देने के बावजूद समझ में नहीं आती, लेकिन इतना मुझे पता, मेरे समझाने के बाद समझ में आते हैं। और उसमें ग्रामर के क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रखे होते हैं। मैंने ग्रामर के क्वेश्चन रूल बेस्ड लिए और एक एक रूल समझाया है। रूल मतलब जो उस क्वेश्चन से संबंधित रूल है, उसके चारों के चारों ऑप्शन समझाए हैं। तो आप ये बोलिए उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं ना, वो सारा एक्सप्लेनेशन है। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ भाई जो खरीद रहे हैं, पहले वीडियोस देखो,
फिर तुम्हारे पास पेपर आएंगे, उन्हें सॉल्व करो। हालांकि ड्राइव में, गूगल ड्राइव में उसके आंसर्स मिलते हैं, हमने अपने कंटेंट सेक्शन में आंसर्स डाल रखे हैं, लेकिन हाँ हम आंसर साथ में नहीं भेजते, क्योंकि अगर हम आंसर साथ में भेज देंगे तो तुम तो फिर भाई देखो, बात उस बैच को खरीदने का फायदा तभी है जब आप वीडियो देखते हो। आप ये मानो कि अगर 5555 अभी तो चल रहे हैं वो टेस्ट, तो आप ये मान के चलिए 7,000 के करीब क्वेश्चंस, और उसमें एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन मुफ्त, तो आप ये सोचिए कितना आपका जो है, इतना तो किसी प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं, और इतना नहीं मिलता जितना आपको इसमें मिल जाएगा। आप अवेलेबल जितनी भी चीज़ें खरीदिए, ये बैच आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन तब जब आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो वो जो है, और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती हूँ, तो वो जो है भाई, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई जिसे लेना है वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। दूसरी चीज़, अब मैं जो है अपना यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये तो था पायनियर बैच का। उसके बाद बाकी बैचेस और भी हैं जो स्टूडेंट्स के हिसाब से, वो आकर करना क्या है कि आपको इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आना है, स्टोर में देखना है आपकी पसंद की चीज़ कौन सी है। ये वो वाली बुक है जिसमें से आजकल मैं चीज़ें करवा रही हूँ। ये वाली बुक ऐप पर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को ये बुक लेनी होती है तो ये बुक एक तो एक जो है भाई, जो टीजीटी वाला बैच खरीदता है उसके साथ है, जो लिटरेचर वाला बैच खरीद रहा है उसके साथ है, 1899 वाला पाइनियर खरीद रहा है उसके साथ है। क्या खाली केवल किसी को बुक लेनी हो तो 7895937338 पर कॉल करके पेमेंट करके वो ले सकते हैं इस किताब को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और मैं अब आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ये ना, देखो पॉइंट्स पे बताऊंगी। ये हमारी बुक जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हमारी जो बुक है द पाथ टू विक्ट्री, उसमें जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में से मैंने वो पॉइंट्स चुने हैं जो विलियम शेक्सपियर की एज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होगी कि थॉमस मोरेज यूटोपिया, थॉमस मोरे ने एक वर्क लिखा है यूटोपिया, अ प्लेस विच इज नोवेयर टू बी फाउंड, एन इमेजिनरी प्लेस। इसे माना जाता है अ ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसांस। ये सबको पता है कि ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसांस इसे कहते हैं, मगर क्यों कहते हैं? पता है आपको क्यों कहते हैं? क्योंकि रेनेसांस का मतलब ही ये था। रेनेसांस का मतलब क्या था? रिवाइवल। और रिवाइवल किस चीज का? लर्निंग का। रेनेसांस का मतलब ही क्या था? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। यूटोपिया में भी यही चीज बताएगी, एवरीवन इज इक्वल। इसीलिए यूटोपिया को माना जाता है द ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसांस। प्रोलॉग यानी कि रेनेसांस की ट्रू स्पिरिट दिखाने वाला जो वर्क है वो कौन सा है? यूटोपिया। तो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज, ये याद तो कर लेते हैं मगर ये नहीं पता होता क्यों कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इन यूटोपिया एवरीवन इज इक्वल, दैट इज। और यही रेनेसांस का एम था कि एवरीवन इज इक्वल, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पेनिश आर्मडा वाज डिफीटेड इन 1588। अब चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, और ये क्यों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपने क्वीन एलिजाबेथ का नाम तो जरूर सुना होगा। देखो क्वीन बनना इतना आसान नहीं होता, और सबसे पहली बात 1558 में क्वीन जो है वो बनी, लेकिन क्वीन को कोई सीरियसली नहीं लेता था। जो फिलिप सेकंड थे ऑफ स्पेन, उन्होंने जो है ना, एक जो स्पेन था ना उसका जो सबसे ज्यादा नेवल जो पावर थी उसकी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग नेवल पावर थी। और फिलिप सेकंड जो हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के ब्रदर इन लॉ भी थे। कभी उन्होंने यस्टरयर्स में उनको प्रपोज भी करा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब इस बात की तो कितनी खुंदक थी, कितनी नहीं क्या जाने, लेकिन हाँ कि वो जो है ना, बेसिकली जो स्पेन का एम था एलिजाबेथ को, क्वीन एलिजाबेथ को इंग्लैंड से उनका रूल समाप्त कर देना था। तो एक जब इंग्लैंड का जो नेवल पावर थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन स्पेन के पास जो है वो नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो एलिजाबेथ को आउस्ट करने के लिए स्पेन ने हमला किया नेवल फॉर्म में इंग्लैंड के ऊपर, जिसे स्पेनिश आर्मडा, ए फ्लीट ऑफ स्पेनिश शिप्स थे चले। क्वीन एलिजाबेथ ना केवल जो है ना, कहता ना जब जो रानी बनना होता है ना, गद्दी पे बैठने से कोई रानी नहीं बन जाती। रानी वाकई में रानी थी।
तो रानी ने जो है वो ठाना, साम दाम दंड भेद सब अपना कर, और कुछ भाग्य ने भी साथ दिया कि इंग्लैंड ने स्पेन को नेवल वे में ही हराया, जिसे कहते हैं इतिहास में जिसे डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा कहा जाता है 1588। फाइनली 30 साल बाद लोगों ने रानी को रानी माना कि हाँ भाई वो कहती, इंग्लैंड एक बहुत पावरफुल नेशन के रूप में उभर के आया। और जो ये 1588 से लास्ट का जो समय है जब क्वीन की डेथ हुई, जो ये लास्ट के समय है क्वीन का, जब क्वीन की डेथ तक का, उसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। क्योंकि क्वीन को भाई जब मानसिक शांति होती है तभी तो चीजें जो हैं वो फ्लरिश करती हैं। तो डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर दिस डिफीट द क्वीन was considered a queen by people। लोगों ने मानना शुरू करा हाँ क्वीन है। तो और उसके बाद का जो लास्ट का पीरियड है, जैसे सीपी स्नो ने कहा है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द लास्ट फेज ऑफ 16th century is known as the golden age of English literature। इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा पिकारेस्क नॉवल। नॉवल को वैसे देखो एक चीज कहा जाता है, नॉवल जो है वो बहुत पुराना वो है, लेकिन जिस नॉवल को जो शेप मिला ना वो 18th सेंचुरी में मिला। तो नॉवल, लेकिन जो फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल है, पिकारो द टेल ऑफ अ राग, फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल जो है वो नैश का माना जाता है। यानी कि नॉवल कोई एक न्यू जॉनरा नहीं है, बट द नॉवल गॉट शेप इन 18th सेंचुरी। तो नॉवल जो फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल है वो है थॉमस नैश का लाइफ ऑफ जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब मैं इसके बारे में बताऊं। देखो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि विंटर्स टेल का सोर्स क्या है। तो शेक्सपियर की विंटर्स टेल आप लोगों ने ये जिसे रोमांस भी कहा जाता है, शेक्सपियर का विंटर्स टेल की जो सोर्स है ग्रीन, वही ग्रीन जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या कहा है, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, गोट नहीं ग्रोट मोटानाज, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। शेक्सपियर के विंटर टेल जो हैं, फिर भी शेक्सपियर हमारे बहुत से कहना चाहिए ना, मतलब ही वाज सच अ प्योर सोल। भले ही प्लेजरिज्म के उन पे आरोप लगते रहो, बट ही वाज सच अ प्योर सोल। ठीक है, तो शेक्सपियर की विंटर्स टेल जो है वो ग्रीन के पेंडोस्टो से ली गई है। विंटर्स टेल का जो सोर्स है दैट इज ग्रीन का पेंडोस्टो है। और जो है द ट्रायम्फ ऑफ टाइम, जिसका सबटाइटल है पेंडोस्टो इज अ प्रोज रोमांस पब्लिश इन 1588 है, 1588 है, 1588 है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1580। और ये पेंडेस्टो जो है वो 15 द लेटर एडिशन ऑफ 1607 वाज रीटाइटल्ड, यही पेंडेस्टो का दूसरा नाम था, डोरेस्टस एंड फोनिया। डोरेस्टस है तो शेक्सपियर के विंटर्स टेल का जो सोर्स है वो क्या है, दैट इज रॉबर्ट ग्रीन का पेंडेस्टो। एक सिंपल सा है, रॉबर्ट ग्रीन जिन्होंने उन्हें ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट कहा था, जिसकी वजह से जो है शेक्सपियर काफ़ी फेमस भी हुए थे। और ये जो रॉबर्ट ग्रीन का प्ले है पेंडेस्टो, उससे उन्होंने विंटर्स टेल का उसमें लिया गया था। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया, टेम्पेस्ट इज कंसिडर्ड, टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है, टेम्पेस्ट इज कॉल्ड द स्वान सॉन्ग, यानी कि लास्ट वर्क है, स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। द टेम्पेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑटोबायोग्राफिकल प्ले बाय शेक्सपियर। क्यों कहा जाता है ऑटोबायोग्राफिकल? क्योंकि ये जब प्ले लिखा था उन्होंने, तो जिस तरीके से प्रोस्पीरो जो है वो कहते हैं कि भाई नाउ आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, मैं इस आइलैंड से, अगर आप ताली बजा दोगे, किससे कहते हैं, ऑडियंस से कहते हैं कि अगर आप ताली बजा दोगे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो ये वैसे भी टेम्पेस्ट जो लिखा गया था वो आम पब्लिक के लिए नहीं लिखा गया था, तो ये वैसे भी राजा के लिए लिखा गया था। तो ये शेक्सपियर का भी ये था कि इस प्ले के बाद अगर ये प्ले राजा को पसंद आता है तो ही विल रिटायर टू हिज, जो है अपने जगह वो वापस चले जाएंगे, और इसीलिए इस प्ले को ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये जो वर्क है, द प्लॉट ऑफ द टू नोबल किंसमैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइट्स टेल ऑफ चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। देखो भाई जो टू नोबल किंसमैन है ना, ये बहुत लंबे समय तक ये माना जाता रहा, शेक्सपियर ने इसमें ज्यादा काम नहीं करा है। और टू नोबल किंसमैन का जो प्लॉट है वो चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा है।
कैंटरबरी टेल्स के जो कहानी है नाइट्स टेल, जो पहली कहानी है, वहां से इसका प्लॉट लिया गया है। कहते हैं शेक्सपियर ने इसका पूरा हिस्सा नहीं लिखा है, इसको कहा जाता है कि ये शेक्सपियर का कोलैबोरेटेड वर्क है। किसके साथ? फ्लेचर के साथ उन्होंने इसमें कोलैबोरेट करा है, और ये प्ले काफी लंबे समय बाद पब्लिश हुआ, 1634 में ये प्ले पब्लिश हुआ। Boccaccio's Decameron is echoed in Shakespeare's All's Well That Ends Well। अब मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो है, देखो बोकैचियोस, देखिए बोकैचियो का डेकामेरॉन से कहानियां जो है वो चौसर नहीं ली हैं शेक्सपियर ने। देखिए बोकैचियोस डेकामेरॉन इज इकोड इन शेक्सपियर्स ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का मतलब क्या है कि जो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ये शेक्सपियर की एक डार्क कॉमेडी भी कही जाती है। ठीक है, मतलब ये एक डार्क कॉमेडी है जिसका जो बस अंत सुखांत होता है, अदरवाइज नहीं है। प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। फ्रेडरिक एस बोस ने शेक्सपियर के कुछ प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस में जो है टर्म दिया था, तो ये दिस इज वन ऑफ द प्लेस। तो इसका मतलब क्या है कि बोकैचियोस डेकामेरॉन इज इकोड इन शेक्सपियर्स ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसका मतलब ये है कि जो बोकैचियो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का जो सोर्स है वो बोकैचियो के डेकामेरॉन से कहानी ली गई है। बोकैचियो के डेका, और कौन सी कहानी ली गई? टेल 9 ऑफ डे 3। ये ली गई है टेल 9 ऑफ डे 3, टेल 9 ऑफ डे 3, यानी कि बोकैचियो के डेकामेरॉन। डेकामेरॉन जो है इसका मतलब होता है डेकामेरॉन 100 टेल्स। तो टेल 9 ऑफ डे 3, तीसरे दिन की 9वीं कहानी जो है उससे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का प्लॉट जो है वो लिया गया है। उसके बाद आप लोगों ने ये बहुत पढ़ा होगा, सिडनीज आर्केडिया इज ड्रॉन बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले किंग लियर। इसका मतलब क्या है? किंग लियर का एक सब प्लॉट है ना, सब प्लॉट है कौन सा वाला? ग्लाउसेस्टर वाला, ग्लाउसेस्टर वाला सब प्लॉट है ना। तो शेक्सपियर ने शेक्सपियर जो है वो व्यक्ति थे जो ड्रामेटिक यूनिटीज को फॉलो नहीं करते थे, वो यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं करते थे। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि यूनिटी ऑफ 3 यूनिटीज होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये होता है देयर शुड नॉट बी एनी सब प्लॉट। मगर शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आप सब प्लॉट्स देखेंगे। इवन उनके में तो जो है वो कॉमिक रिलीफ्स भी होते हैं, तो ही यूज्ड टू वायलेट द यूनिटीज, ड्रामेटिक यूनिटीज। तो जो शेक्सपियर का किंग लियर का सब प्लॉट है ग्लाउसेस्टर वाला, ग्लाउसेस्टर एडगर एडमंड वाला, वो सिडनी का जो आर्केडिया है उसमें एक कहानी है, वहां से लिया गया। सिडनी का द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, सिडनी की इट्स अ टेल इन सिडनीज काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया। सिडनी के आर्केडिया में से ये सब प्लॉट जो है वो लिया गया, ये है इसका मतलब। किंग लियर की पूरी कहानी तो नहीं ली गई है, वो तो हिस्ट्री से, वो तो भाई हिस्ट्री ऑफ किंग लियर से ली गई है और हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स से ली गई है। लेकिन जो ये सब प्लॉट है ना, एडमंड, ग्लाउसेस्टर, एडगर वाला, ये सिडनी के आर्केडिया से लिया गया। ठीक है जी। उसके बाद ये आया नेक्स्ट पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? कई बार मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हु गेव हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर, तो लोग, सबको पता नाहम टेट है, तो लोग सोचते हैं कि शेक्सपियर के किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दे दी। ना जी ना, नाहम टेट ने अपना एक प्ले लिखा था जिसे अडेप्टेशन कहा जाता है, और उसमें उन्होंने किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दी। ये नहीं शेक्सपियर का प्ले उठाया और उसे हैप्पी एंडिंग दे दी, नहीं, उन्होंने अपना एक प्ले लिखा था। ऑब्वियसली दैट प्ले जो है वाज अडेप्टेड फ्रॉम किंग लियर, लेकिन उसको शेक्सपियर ने नहीं लिखा था, इट वाज रिटन बाय नाहम टेट। ठीक है जी। तो ये जो है ये बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती थी। इसी तरीके से एक जो प्ले है कि लियर इज अ प्ले बाय एडवर्ड बॉन्ड, तो ये क्या है? एडवर्ड बॉन्ड के द्वारा एक प्ले लिखा गया है, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये 90 मॉडर्न एज का 1971 का प्ले है, और 3 एक्ट प्ले है। 1971 3 एक्ट प्ले ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट एडवर्ड बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है। विलियम शेक्सपियर के किंग लियर को रीराइट करा गया है, रीराइट करा गया। 3 एक्ट प्ले है, फिर दोबारा से बता रही हूँ, 1970 मॉडर्न एज का प्ले है और पोस्ट मॉडर्न एज का ही हो गया।
और जो है उसमें जो ये प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, रीराइट किया गया है, कि शेक्सपियर के किंग लियर को रीराइट किया गया है। और ये तो ये मैं इसके बारे में और कभी, इसमें जो बेसिकली स्टूडेंट्स को समझाना होता है, तो ये पोस्ट मॉडर्न एज का ड्रामा है, 3 एक्ट ड्रामा है। किसने लिखा है? एडवर्ड बॉन्ड ने। और ये जो है मॉडर्न एज का ड्रामा है। आगे बढ़ते हैं। एक ये आपने सुना कि बेन जॉनसन ने कहा है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही अच्छे से शब्दों में किसी को कहा गया है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सोचिए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने इंग्लिश को एनरिच करने के लिए इतना काम करा। पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या करते। अच्छा, इसके बाद है शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलनस वर मॉडल्ड अपॉन थॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क। ये शेक्सपियर के रोमन प्लेस कहलाते हैं। ये शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलनस, ये शेक्सपियर के रोमन प्लेस हैं। और ये किस पर हैं? ये थॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क पे, थॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क पे, यानी कि शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस। अब ये याद कर लीजिए शेक्सपियर के रोमन प्लेस कौन कौन से हैं? जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलनस। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट्स हैं, द पाथ टू विक्ट्री के हैं जी। द पाथ टू विक्ट्री में ये शॉर्ट में मतलब भाई पूरी की पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री तो नहीं है, द पाथ टू विक्ट्री में से ये सारा का सारा पॉइंट्स जो है वो लिए गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर्स हैमलेट हैज रेफरेंस ऑफ ओल्ड प्लेस नोन एज टाउनले प्लेस। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि इस बात का मतलब क्या है। देखो भाई, एक सबसे पहले टाउनले प्लेस समझिए क्या होते हैं। टाउनले प्लेस, इन्हें 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 टाउनले प्लेस या इन्हें टाउनले प्लेस या इन्हें वेकफील्ड प्लेस भी कहा जाता था। ठीक है, वेकफील्ड प्लेस। ये मेडिवल एज के मिस्ट्री प्लेस होते थे। मेडिवल एज के मिस्ट्री प्लेस बेस्ड ऑन बाइबल की कहानियों पर आधारित होते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हैमलेट में इसका क्या रेफरेंस है, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द रेफरेंस। क्या रेफरेंस शेक्सपियर ने इसमें यूज करा है, तो मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगी। देखिए, एक न्यू टेस्टामेंट, एक हैमलेट में एक टर्म यूज हुआ है। और टर्म क्या यूज हुआ है मैं आपको बताऊंगी। टर्म हैमलेट में यूज हुआ है, हैमलेट में एक टर्म यूज किया है, हैरेड हैरेड। ये टर्म यूज हुआ है, हैरेड हैरेड। ठीक है, अब सोच रहे होंगे अगर टर्म यूज हुआ तो क्या हो गया। अब ये जो हैरेड हैरेड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है टू एक्सीड इन वायलेंस। अब शेक्सपियर ने इसमें किसका अल्यूजन लिया है? इसमें किसका अल्यूजन लिया है? ये टाउनले प्लेस का लिया, जो मिस्ट्री प्लेस हुआ करते थे। कैसे? इन्होंने क्या करा है, इसमें जो इसमें दिखाया है पोर्ट्रेयल ऑफ हेरोड इन मिस्ट्री प्लेस। देखो भाई, मिस्ट्री प्लेस में हेरोड को दिखाया जाता था। अब ये हेरोड था क्या? न्यू टेस्टामेंट में हेरोड को बताया गया है, हेरोड वाज द किंग ऑफ जूडा एंड ही ऑर्डर्ड टू किल ऑल द चिल्ड्रन बिलो 2 इन बेथलेहम टू किल जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो हेरोड जो है पोर्ट्रेट, जैसे हेरोड को मिस्ट्री प्लेस में दिखाया जाता था, न्यू टेस्टामेंट में हेरोड कौन था? हेरोड वाज द किंग ऑफ जूडा एंड ही ट्राइड एवरी मेजर टू किल चिल्ड्रन बिलो 2 years टू किल जीसस क्राइस्ट। तो हेरोड हेरोड ये टर्म किस में दिया गया है? हैमलेट में यूज किया गया है। शेक्सपियर ने किसका अल्यूजन दिया है? मिस्ट्री प्ले का। और मिस्ट्री प्लेस कौन से प्लेस? ये वेकफील्ड प्ले या टाउनले प्लेस। तो देखो, इसको रटना नहीं है, टाउनले प्लेस, वेकफील्ड प्ले या मिस्ट्री प्लेस कहा जाता है। एक आप लोगों ने सुना होगा, टी.एस. इलियट ने एक एसे लिखा है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसमें उन्होंने हैमलेट को कहा है आर्टिस्टिक फेलियर और उन्होंने मकबेथ को कहा है आर्टिस्टिक सक्सेस। लेकिन मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस किसको कहा है? कोरियोलनस को। एक पोयम भी लिखी है उन्होंने, कोरियोलन जो है पोयम भी लिखी है टी.एस. इलियट ने। तो टी.एस. इलियट ने मोस्ट अश्योर्ड, देखो भैया भैया, आर्टिस्टिक फेलियर हैमलेट, आर्टिस्टिक सक्सेस मकबेथ,
मगर मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस इज कोरियोलिनस। इसके बाद एक आपने सुना होगा भाई, देखिए एरिस्टोटल ने कहा था कि जो 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 प्ले का, बेटा थोड़ा धीमे, एरिस्टोटल ने कहा है कि जो प्ले होता है उसका जो आत्मा होती है वो प्लॉट होता है, लेकिन शेक्सपियर का मानना था कि जो प्ले है उसका जो मेन जो आत्मा होती है वो कैरेक्टर होता है। AC ब्रेडले जिन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी दिया है वो कहते थे कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ये जो टर्म यूज करा है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, AC ब्रेडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में यूज किया है। चलिए इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। आप लोगों ने हैमलेट सभी ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छा प्ले है, सबसे लंबा प्ले है शेक्सपियर का। और शेक्सपियर के, लेकिन जब तक शेक्सपियर ने लिखा था तब तक ये फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट, ये इडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ नहीं आया था। लेकिन शेक्सपियर के हैमलेट में इडिपस कॉम्प्लेक्स है, हैमलेट वाज सफरिंग फ्रॉम इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये अर्नेस्ट जोन्स ने इसको कहा है कि हैमलेट, मतलब हैमलेट जो है वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था और जो उसका एक अजीब सा व्यवहार था वो इसलिए था बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम इडिपस कॉम्प्लेक्स। एंड दिस टर्म, ये इडिपस कॉम्प्लेक्स वाला अर्नेस्ट जोन्स ने फ्रॉडियन इंटरप्रिटेशन किया है हैमलेट का। सो ये थे सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके, मैंने वही पॉइंट्स चुने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जो अब देखो भैया, हिस्ट्री तो हमने पूरी दी है मगर उसमें से हमने हिस्ट्री को भी हमने बुलेट पॉइंट्स में, ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स में दिया है, और मैं इसमें से पॉइंट्स छांट छांट के स्टूडेंट्स को बताऊंगी जिससे कि स्टूडेंट्स को ये हिस्ट्री भी समझ में आए। फिर बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स द पाथ टू विक्ट्री से लिए गए हैं, और पाथ टू विक्ट्री को खरीदने के लिए 7895937338 पर आप कॉल कर सकते हैं। क्या नीचे नंबर चल सकता है? नहीं, आपको चलाना नहीं आता, कोई बात नहीं। 7895937338।